Welcome class 9 students. Today we will start chapter 5, the fundamental unit of life. In 1665, Robert Hooke discovered cell. It was a chance observation and he observed cell with his self designed microscope. और इन्होंने जब सेल को देखा तो कोर की स्लाइस को ये ऑब्ज़र्व कर रहे थे उस टाइम, तब इन्होंने देखा कि उसका स्ट्रक्चर जो है हनी कॉम के जैसा है। उसके अंदर लिटिल कंपार्टमेंट्स हैं। तो इन छोटे बॉक्सेस को, इन छोटे कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने सेल्स नाम दिया। सेल्स इज़ अ लैटिन वर्ड फॉर अ लिटिल रूम. This may seem to be a very small and insignificant incident, but it is very important in the history of science. This was the very first time that someone had observed that living things appear to consist of separate units. The use of the word cell to describe these units is used till this day in biology. So, what are living organisms made of? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबकी फंडामेंटल सब छोटे छोटे फंडामेंटल स्ट्रक्चर से बने होते हैं और इसी को अपन सेल कहते हैं. लेट अस टेक अ स्मॉल पीस ऑफ अनियन बल्ब विद द हेल्प ऑफ अ पेयर ऑफ फोर्सेप्स वी कैन पील ऑफ द स्किन. वाइट कलर की जो एपिडर्मिस होती है उसके पील में से आप वो निकाल लेंगे. फिर उसको वॉच ग्लास पे रख देंगे और वॉच ग्लास के अंदर वाटर होगा. आप वॉच ग्लास में इसलिए रखेंगे क्योंकि आप ऐसे अगर उसको छोड़ देंगे तो वो फोल्ड हो जाएगी और ड्राई हो जाएगी, तो वाटर उसका डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करेगा. लेट अस टेक अ ग्लास स्लाइड, पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन इट एंड ट्रांसफ़र अ स्मॉल पीस ऑफ द पील फ्रॉम द वॉच ग्लास टू द स्लाइड. फिर उसको स्लाइड पे, वॉच ग्लास से स्लाइड पे ट्रांसफ़र कर लेंगे. मेक श्योर दैट द पील इज़ परफेक्टली फ्लैट ऑन द स्लाइड. उसको एकदम फ्लैट होनी चाहिए अपने स्लाइड पे. जब अपन उसे रखेंगे तो एकदम फ्लैट होना चाहिए वो. अ थिन कैमल हेयर पेन ब्रश माइट बी नेसेसरी टू हेल्प ट्रांसफर द पील. ये जो पेन ब्रश होता है थिन, बहुत पतला सा 0.0 का, वो आप ले सकते हैं. नाउ वी पुट अ ड्रॉप ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन ऑन दिस पीस फॉलोड बाय अ कवर स्लिप. और उसमें आयोडीन डालेंगे, फिर उसके ऊपर कवर स्लिप डालेंगे. स्लाइड के ऊपर भी एक कवर स्लिप लगते हैं. जब अपन माइक्रोस्कोप के अंदर जब किसी भी स्लाइड को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके ऊपर कवर स्लिप लगते हैं. और आयोडीन डालेंगे ताकि उसके अंदर कलर आ जाए. टेक केयर अवॉइड एयर बबल्स वाइल पुटिंग द कवर स्लिप. और जब कवर स्लिप को ढकते हैं तो उसके अंदर एयर बबल्स आ जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखना है अपन को कि एयर बबल्स ना आए. वी हैव प्रिपेयर्ड अ टेम्प्ररी माउंट ऑफ अनियन पील. और ये जिस तरीके से आप स्लाइड तैयार करेंगे इसे टेम्प्ररी माउंट कहते हैं. फिर इसको अपन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व कर लेंगे. ये आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप की पिक्चर दे रखी है. इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इसको आप ध्यान से स्टडी कीजिएगा. यहाँ पे ये जो माइक्रोस्कोप स्लाइड यहाँ स्टेज है, इसमें माइक्रोस्कोप स्लाइड यहाँ रखते हैं और क्लिप्स से एडजस्ट करके आईपीस से इसको ऑब्ज़र्व करते हैं. और अगर आपको कोई एडजस्टमेंट करना है, जैसे ब्लर दिख रही है, अच्छे से दिख नहीं रही है, तो कोर्स एडजस्टमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट आप ये आम पर लगे होते हैं उससे कर सकते हैं. और ये जो मिरर होता है लाइट को कंट्रोल करता है. कितनी अमाउंट की कितनी इंटेंसिटी की अपन को लाइट चाहिए वो आप आईपीस से ऑब्जर्व करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं. So what do we observe as we look through the lens? Can we draw the structure that we are able to see through the microscope? ये जिस तरीके का फिगर 5.2 में आपको जो डायग्राम दिखाया है, जब आप परमानेंट माउंटिंग करेंगे अनियन पील की तो इस तरीके का आपको स्लाइड में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. तो ये जो है ये क्या है, ये एक सेल है अनियन पील का. ये जो पूरा एक कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं बहुत सारे, तो ये एक सेल है ये. We can try preparing temporary mounts of peels of onion of different sizes. What do we observe? Do we see similar structure of different structure?
डिफरेंट साइजेस में हो सकता है आपको ये जो सेल के साइज है ये बड़े दिख जाएं. So what are these structure? This structure looks similar to each other. Together they form a big structure like an onion bulb. We find from this activity that onion bulbs of different sizes have similar small structure visible under a microscope. The cells of the onion peel will all look the same regardless of the size of the onion they came from. अगर बड़ा अनियन लिया है तो आपके सेल की साइज़ भी बड़ी होगी. These small structure that we see are the basic building units of the onion bulb. These structure are called cells. Not only an onion but all organisms that we observe around are made up of cells. सिर्फ अनियन ही नहीं, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं आपके आसपास वो सब आप खुद भी सेल्स के बने हुए हैं. However, there are also single cells that live on their own. अब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो सिर्फ सिंगल सेल्ड ही होते हैं, उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. और जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल के बने होते हैं उनको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं. यूनी मीन्स वन, मल्टी मीन्स मैनी. Cells were first discovered by Robert Hooke in 1665. He observed the cells in a cork slice with the help of a primitive microscope. Leeuwenhoek के दूसरे साइंटिस्ट हैं 1674 with the improved microscope. इन्होंने तो प्रीमिटिव माइक्रोस्कोप से देखा था रॉबर्ट हुक ने. अब ये जो लेवनहुक हैं इन्होंने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप से डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर फॉर द फर्स्ट टाइम. फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए रॉबर्ट ब्राउन 1831 में. इन्होंने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया. फिर नेक्स्ट परकिंजी, ये भी साइंटिस्ट थे 1839 में. कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस ऑफ द सेल. जो सेल के अंदर फ्लूइड सब्सटेंस भरा होता है उसको इन्होंने प्रोटोप्लाज्म नाम दिया. द सेल थ्योरी दैट ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल and that the cell is the basic unit of life was presented by two biologists जिनके नाम थे Schleiden and Schwann. The cell theory was further expanded by Virchow by suggesting that the cells arise from pre-existing cell. With the discovery of the electron microscope in 1940, it was possible to observe and understand the complex structure of the cell and its various organelles. तो एक सेल होता है और उसके अंदर भी डिफरेंट ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं. ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़कर आए हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सब ऑर्गेनल्स कहलाती हैं सेल की. द इन्वेंशन ऑफ मैग्नीफाइंग लेंसेज लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड. इट इज़ नॉन दैट अ सिंगल सेल में कॉन्स्टिट्यूट अ होल ऑर्गेनिज्म एज इन अमीबा. ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एक. Chlamydomonas, Paramecium and bacteria. These organisms are called unicellular organism. Uni means single. On the other hand, many cells group together in a single body and assume different function in it to form various body parts in multicellular organism. Multi means many. Such as fungi, plants and animals. ये multicellular के examples हैं and unicellular के examples amoeba, Chlamydomonas, Paramecium and bacteria. Every multicellular organism have come from a single cell. अब जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं सब सिंगल सेल से ही आए हैं. सेल ही मिलकर ही तो डिफरेंट बहुत सारे सेल मिलकर ही तो उनको मल्टी सेलुलर बना रहे हैं ना. सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस सेल्स ऑफ देयर ओन काइंड. वही सेल्स डिवीज़न करते हैं, अपने जैसे सेल्स प्रोड्यूस करते हैं. ऑल सेल्स जस्ट कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल. तो अपन कह सकते हैं जितने भी सेल्स हैं वो कहाँ से आते हैं, जो सेल्स पहले से हैं उनसे आते हैं. ऐसे ही अपन जैसे अपन ने टेम्पररी माउंट बनाया था वैसे लीफ पील्स के भी बना सकते हैं, रूट टिप्स के भी बना सकते हैं अपन.
आप बनाने के बाद ये देखेंगे कि डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज़, क्या सब जितने भी सेल्स हैं सबका शेप और साइज सेम है। डू ऑल सेल्स लुक अलाइक इन स्ट्रक्चर सेम है कि नहीं। कुड वी फाइंड डिफरेंसेस अमंग सेल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट बॉडी, क्या हमें कुछ डिफरेंस देखने को मिलते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, कंपैरिजन करेंगे उनका। व्हाट सिमिलरिटीज़ कुड वी फाइंड, और उनमें देखेंगे क्या कुछ सिमिलरिटीज़ मिलती हैं कि नहीं। सम ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो हैव सेल्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, अलग अलग तरीके के सेल भी होते हैं। लुक एट द फॉलोइंग पिक्चर, इट डिपेक्ट सम सेल फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी, जैसे स्मूथ सेल, स्मूथ मसल सेल, ओवम, ब्लड सेल्स, बोन सेल्स, स्पर्म, नर्व सेल, फैट सेल, ये वेरियस सेल हैं जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। द शेप एंड साइज ऑफ द सेल्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शन दे परफॉर्म, इसी के ऊपर जो फंक्शन वो परफॉर्म करेंगे उसके ऊपर इनका साइज और शेप डिपेंडेंट रहेगा। सम सेल्स लाइक अमीबा हैव चेंजिंग शेप, जो अमीबा होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसका जो सेल है वो इरेगुलर शेप का होता है, उसका शेप कभी भी फिक्स नहीं होगा। इन सम केसेस द सेल शेप कुड बी मोर और लेस फिक्स्ड एंड peculiar for a particular type of cell. For example, nerve cell have a typical shape. Each living cell has a capacity to perform certain basic functions that are characteristic of all living forms. How does a living cell perform this basic function? We know that there is a division of labor in multicellular organism. बहुत सारे सेल होते हैं, तो सारे सेल्स कुछ सेल्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाता है और उनको काम दे दिया जाता है। जैसे ह्यूमन बींग्स में अगर अपन बात करें, जैसे हार्ट के जो सेल्स हैं वो सब क्या करेंगे, ब्लड की पंपिंग का काम करेंगे। ऐसे ही स्टमक में जो सेल हैं वो सब क्या करेंगे, फूड का डाइजेशन का काम करेंगे। तो अपन कह सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स हैं ह्यूमन बॉडी के, वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती हैं और सेल्स का उनके अंदर डिवीजन ऑफ लेबर पाया जाता है। सिमिलरली डिवीजन ऑफ लेबर इज ऑल्सो seen within a single cell in many cases. In fact, in such cell has got certain specific components within it known as cell organelles. और एक सेल के अंदर भी बहुत सारी सेल ऑर्गेनल्स पाई जाती हैं और वो भी अलग अलग काम करती हैं। जो सेल ऑर्गेनल्स हैं ये अभी हम चैप्टर में पढ़ेंगे इनके बारे में। ईच काइंड ऑफ सेल ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेशल फंक्शन, और ये जो सेल ऑर्गेनल्स होती हैं ये अपना इनका खुद का अलग अलग फंक्शन होता है। सच इज़ मेकिंग न्यू मटेरियल इन द सेल, कई ऑर्गेनल्स न्यू मटेरियल बनाती हैं। क्लियरिंग ऑफ द वेस्ट मटेरियल, कई वेस्ट मटेरियल क्लियर करती हैं, एंड सो ऑन। अ सेल इज़ कैपेबल टू लिव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ these organelles. These organelles together constitute the basic unit called a cell. It is interesting that all cells are found to have the same organelles. जितने भी सेल्स हैं सबके अंदर ऑर्गेनल्स सेम पाए जाएंगी, नो मैटर व्हाट देयर फंक्शन और व्हाट ऑर्गेनिज्म दे आर फाउंड इन। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल। If we study a cell under a microscope, we would come across the three features in almost every cell. प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी अपन को, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म, ये तीन फीचर्स हमें हर सेल में देखने को मिलेंगे। ऑल एक्टिविटीज़ इनसाइड द सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ द सेल विद इट्स एनवायरनमेंट आर पॉसिबल ड्यू टू दीज फीचर, और जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो ये फीचर्स कंट्रोल करेंगे। फर्स्ट, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन या आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की, जो अंदर के कंटेंट्स को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखती है। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल. It also prevents movement of some other materials. The cell membrane therefore is called selectively permeable membrane. Selectively permeable होती है ये cell membrane. How does the movement of substances takes place into the cell? How do substances move out of the cell? Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by a process called diffusion.
जो गैसेस होती हैं ये सेल के बाहर और अंदर कैसे मूव करती हैं, सिंपली डिफ्यूजन के प्रोसेस से। और हमने चैप्टर फर्स्ट में डिफ्यूजन का पढ़ रखा है। ये क्या होता है, मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन वेयर इट्स कंसंट्रेशन इज लो। Similar, something similar to this happens in cell. For example, some substances like CO2, which is cellular waste and requires to be excreted out by the cell. अब सेल के अंदर CO2 है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठी हो गई है इन द सेल, अब उसको बाहर निकालना है। इन द सेल्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इज़ लो। अब जो बाहर का एनवायरनमेंट है उधर CO2 कम है इनसाइड के कंपैरिजन में। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस से क्या होगा, जैसे ही डिफरेंस कंसंट्रेशन का डिफरेंस बनेगा तो जो अंदर का CO2 है वो बाहर की तरफ डिफ्यूजन के प्रोसेस से मूव आउट कर जाएगा, क्योंकि अंदर CO2 का कंसंट्रेशन हाई था और बाहर CO2 का कंसंट्रेशन कम था। ऐसे ही अगर अपन ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन क्या करेगा, सेल के अंदर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वो कम है। एक ऐसा लेवल आएगा जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा तो बाहर की तरफ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा। अब कंसंट्रेशन डिफरेंस बनेगा तो बाहर की तरफ से ऑक्सीजन सेल के अंदर मूव करना स्टार्ट करेगा और ये डिफ्यूजन, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहेंगे। Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selectively permeable membrane is called osmosis. The movement of water across the plasma membrane is also affected by the amount of substance dissolved in water. Thus, osmosis is the passage of water from a region of high concentration through a semi-permeable membrane to a region of low water concentration. ये वर्ड ज़रूरी है, semi-permeable membrane. So, what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of a sugar or salt in water? तीन कंडीशन अपन को देखने को मिल सकती हैं। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, जितना सॉल्यूट अपन ने उसके डाल रखा है। इफ़ द मीडियम सराउंडिंग द सेल, अब जो मीडियम है, मान लीजिए मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर है और उसमें अपन ने सेल डाल रखा है। एज अ हायर वाटर कंसनट्रेशन देन द सेल, अब सेल से ज़्यादा उसके अंदर वाटर का कंसनट्रेशन है, इसका मतलब डेट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट, बहुत डाइल्यूट है अपना सॉल्यूट, उसके अंदर कम है। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, तो जो वाटर है बाहर से अंदर की तरफ सेल के अंदर जाएगा। सच अ सॉल्यूशन इज़ नॉन एज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और इस सॉल्यूशन को अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, दोनों तरफ होगा लेकिन जो अंदर की तरफ ज़्यादा वाटर जाएगा। द नेट ओवरऑल रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल, दिस इज़ लाइकली टू स्वेल अप, जो फिर अब वाटर सेल के अंदर जाएगा तो अपना सेल जो होगा वो स्वेल अप हो जाएगा, और इस प्रोसेस को अपन एंडोस्मोसिस भी कहते हैं। तो अगर आप कह सकते हैं अगर किसी सेल को अपन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो एंडोस्मोसिस होगा। इफ़ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कंसंट्रेशन एज द सेल, then there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is known as isotonic solution. Water crosses the cell membrane in both direction, but the amount of going in is the same as the amount of going out. So there is no overall movement of water. The cell will stay the same size. और isotonic solution में अगर अपन किसी सेल को रखेंगे तो उसका साइज सेम रहेगा। नेक्स्ट, इफ़ द मीडियम हैज़ अ लोअर कंसनट्रेशन ऑफ वाटर, अब ऐसे मीडियम में अपन ने सेल रखी जिसके अंदर वाटर का कंसनट्रेशन कम है, मीनिंग दैट इट इज़ अ वेरी कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन, और बहुत कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है वो, देन द सेल विल लूज़ वाटर बाय ऑस्मोसिस, और तो सेल के अंदर से पानी बाहर निकलेगा, बाहर मीडियम की तरफ जाएगा। सच अ सॉल्यूशन इज़ नॉन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। Again, water crosses the cell membrane in both direction, but this time more water leaves the cell than enters it. Therefore, the cell will shrink.
Thus, osmosis is a special case of diffusion through a selectively permeable membrane. तो अगर अपन किसी सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो एक्सोस्मोसिस की प्रोसेस होगी. नेक्स्ट ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं, एग के साथ ऑस्मोसिस को परफॉर्म कर सकते हैं. रिमूव द शेल ऑफ एन एग बाय डिजॉल्विंग इट इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड. जैसे आप एग को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालेंगे तो क्या कर जो शेल होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होगी तो वो हट जाएगी. लेकिन अब जो एग के ऊपर है वो थिन मेम्ब्रेन रहेगी बस. पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट. तो अपन देखेंगे तो द एग स्वेल बिकॉज वाटर पासिस इन टू इट बाय ऑस्मोसिस. तो एग जो अगर एग को अपन ने प्योर वाटर में रखा तो अपन देखेंगे थोड़ी देर बाद एग स्वेल अप हो जाएगा और क्योंकि वाटर उसके अंदर चला गया है एंड ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी. प्लेस अ सिमिलर डी शेल्ड एग इन अ कंसनट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन. अगर अब इसको अपन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे, कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में, फिर अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे, जो एग है अपना श्रिंक करेगा. वाई? क्योंकि जो वाटर है अंदर से बाहर की तरफ चला जाएगा. ऐसे ही यही एक्टिविटी आप रेजिन्स के साथ कर सकते हैं. ईच गेन्स वाटर एंड स्वेल्स व्हेन प्लेस इन प्योर वाटर. ऐसे रेजिन के केस में होगा, अगर प्योर वाटर में रखेंगे तो स्वेलिंग हो जाएंगी एंड ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा. लेकिन इसी को आप कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन में रखेंगे तो वो वाटर को लूज़ करेगी और श्रिंक हो जाएगी. Unicellular freshwater organism and most plant cells tend to gain water through osmosis. Absorption of water by plant roots is also an example of osmosis. Thus, diffusion is important in exchange of gases and water in life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through the type of transport requiring use of energy in the form of ATP. जब भी एनर्जी का यूज़ होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, ATP के. जब भी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अक्रॉस होगा, अगेंस्ट होगा. The plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. However, we can observe the structure of plasma membrane by through an electron microscope only. The flexibility of the cell membranes also enables the cell to engulf in food and other material from in its external environment. Such a process is known as endocytosis. और जो अमीबा होता है वो अपना फूड इसी प्रोसेस से लेता है. That's all for today. Thank you.